क्या हालत थी 15-20 साल पहले बिहार की। यहाँ बड़ी संख्या में व्यापारी भाई बैठे हैं। 2005 के पहले ऐसा कोई समाज का वर्ग नहीं था जिसका शोषण नहीं होता। अपराध और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। बिहार के कोने कोने से व्यवसायी औने पौने दाम में अपनी धन संपत्ति बेचकर पलायन किए डॉक्टरों, इंजीनियरों, ऐसे ऐसे परिवार यहां से धन संपत्ति बेच के भागे। उस समय तत्कालिक राजनेताओं के घर में जश्न मनता था और उसी समय कि व्यवसायी के घर में, किसी न किसी व्यवसायी के घर में मातम मनता था, क्योंकि किसी के सोना व्यवसायी के दुकान में जाके, तो उनके यहाँ जो मांगलिक कार्य होते थे वो किसी न किसी स्वर्ण व्यवसायी के जाके स्वर्णहार उठा लेते थे, शोरूम से गाड़ियां उठा लेते थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ बोल सके, क्योंकि सत्ता में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। लेकिन आज कोई माइकल लाल नहीं बोल सकता है कि सत्ता को, अपराधियों को सत्ता का, अपराधी और अपहरणकर्ताओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। घटनाएं घटती है, घटनाएं कभी बंद नहीं होती, घटनाएं घटती है, लेकिन पुलिस खदेड़ के उन अपराधियों को भी पकड़ता है और जेल की सलाखों में डालता है। मित्रों, भी 2005 के पहले बिहार का पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 7200 रुपया और आज 2025 में 68,000 करोड़ प्रति व्यक्ति आय है। मैं ये नहीं कहता कि अब सब संपन्न हो गए, और बढ़ना चाहिए, लेकिन 7200 से प्रति व्यक्ति आय आज 68,000 करोड़ हो गया। 2005 से पहले 15-20 सालों में बिहार में कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे और आज पूरे बिहार में 23 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हैं और 18 पर काम चल रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज, 2 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज आज प्रत्येक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज है। कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिनों दिन बिहार प्रगति की ओर अग्रसर है। बहुत सारी समस्या व्यवसायियों की है, मेरे जानकारी में है, लेकिन व्यवसायी सरकार का खजाना भरने का काम करते हैं। पदाधिकारी काम करते हैं तो उनको सैलरी मिलती है, लेकिन व्यवसायी बिना सैलरी के अपने मेहनत से जीएसटी के रूप में, इनकम टैक्स के रूप में सरकार को बिना तनख्वाह के सरकार का खजाना भरते हैं और उसी राशि से जो है गरीबों का, किसानों का, नौजवानों का जो सरकार की जनहित ऐसी योजना चलती है वह व्यवसायियों के ही जीएसटी और इनकम टैक्स और टैक्सों के माध्यम से मिलते हैं। इसीलिए व्यवसायी हमारे लिए, सरकार के लिए बिना तनख्वाह के काम करने वाले हैं। ऐसे व्यवसायियों का हम अभिनंदन। आज जो सरकार को सबसे ज्यादा बदनामी देना पड़ा है वो इस सीओ के कारण, ताकि खारिज की समस्या और कुछ जटिलताएं भी है जिसे सुलझाने की जरूरत है। उसके लिए आपको कैबिनेट में कायदे से मुख्यमंत्री जी से बात करके आपको शासनिक कार्य प्रदर्शन करना होगा। आप मालिक घर जो जमीन है उसका दाखिल खारिज बंद है। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो जमीन बेच करके बेटियों की शादी करना चाहते हैं, बेटों का एडमिशन कराना चाहते हैं। उसके बारे में एक स्पष्ट दिशा निर्देश जाना चाहिए कि बकास भूमि, मालिक गैर बनेलुआ भूमि जिसका रिटर्न, जिसका क्षतिपूर्ति लोग के पास है, वैसी भूमि का जमाबंदी होना चाहिए किसी भी कीमत पर। और वो किसी की नहीं सुनते, तो जरूरत है कि विभाग को नकेल दिया जाए, जिस कारण से बिहार में सबसे ज्यादा लोग परेशान है यह भूमि और राजस्व विभाग है। क्योंकि आप एकदम बिल्कुल नए आए हैं और आपको काम करने का अवसर नहीं मिला है और हम आपके फल पीते हैं और यहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में बताना हमारा परम कर्तव्य है। उनकी भावनाओं को हम समझ सकें, इसलिए मैंने एक रिश्ता की है। अगर इस रिश्ता से अगर आपको तकलीफ हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जो ध्यान सरकार का जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 महीना पहले जब मैं मंत्री बना, उसके पहले जो दाखिल खारिज मुकेशन का जो रिजेक्शन प्रतिशत था वो 38% था। मतलब 1 लाख में 38,000 मामले को रिजेक्ट कर दिया जाता। और आज मैं कह सकता हूं, क्योंकि मेरा विभाग पूरा ऑनलाइन है, हर हफ्ते, हर 10 दिन पर हम लोग देखते हैं प्रत्येक अंचल को, और हर महीने जैसे डीसीएल और डीएम की हम लोग मार्किंग करते हैं,
वैसे अंचलाधिकारी का भी हर महीने हम लोग मार्किंग करते हैं कि कौन अंचलाधिकारी किस नंबर पर। और परसों ही जैसे कल डीसीएलआर की मार्किंग को पब्लिक किया गया, परसों ही अंचलाधिकारी के मार्किंग को भी कौन किस कैटेगरी में मार्किंग किया गया। मैं कह रहा था कि 32%, 38% रिजेक्शन होता था, लेकिन मैं आप बता सकता हूं आपको कि अब 7.5% पिछले 3 महीनों में रिजेक्शन का आंकड़ा है। मतलब लाख में 7,500, उसको जीरो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सतत प्रक्रिया है। रोज लोग रजिस्ट्री कराते हैं और रोज मोटेशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन रिजेक्शन का प्रतिशत बहुत कम हुआ है और इसको हम लोग कम करेंगे। हमारा विभाग पूरा ऑनलाइन है, चाहे वो दाखिल खारिज का मामला हो, परिमार्जन प्लस का मामला हो, अंचलाधिकारी का कोर्ट हो, राजस्व कर्मचारी का कोर्ट हो, डीसीएलआर का कोर्ट हो, एडीएम का कोर्ट हो। किसी को भी कोई सुविधा और सेवा लेने के लिए कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं है और सभी चीज के लिए समयबद्ध सेवाओं के लिए तय 35 दिन के अंदर दाखिल खारिज है। अगर कहीं आपत्ति है तो उसको 75 दिन के अंदर निष्पादन करना है और लगातार हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं। हम मॉनिटरिंग ही नहीं भी करते हैं। पिछले 3 महीने में मेरे विभाग के जो अफसर हैं, 62 अफसरों पर हम लोगों ने कार्रवाई की है पिछले 3 महीने। राजस्व कर्मचारी जिला संपर्क के होते हैं, उन पर कार्रवाई करने का जिम्मा डीएम का है, लेकिन आप अखबारों में पढ़ रहे हो ऐसा कोई हफ्ता नहीं है जब निगरानी जाके रेड नहीं करता है और पकड़ नहीं रहा। इधर अंचलों में निगरानी का छापा बढ़ा है, हम लोगों ने कार्रवाई की संख्या बढ़ाई है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे विभाग का जो भी क्योंकि यहाँ विभाग जो है 80% लोग सीधे हमारे विभाग से जुड़े हैं और हम लोग ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं आम जनता को त्वरित न्याय मिले और जल्द से जल्द उनका काम हो। मार्च में मैं अपने बजट पेश किया था, उस समय मैंने कहा था कि हम जल्द ही ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ करेंगे और कॉल सेंटर प्रारंभ करेंगे। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस 8 मई को राजस्व विभाग का ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रारंभ है। आम जनता भी उस पर कंप्लेंट कर सकती है। आपको एसएमएस मिलेगा, यूडीआई नंबर मिलेगा, उस यूडीआई नंबर से आप देख सकते हैं कि आपका शिकायत कहां तक पहुंचा। आप मंत्री को भी शिकायत करेंगे तो मंत्री का भी आईडी है, एसीएस का भी आईडी है। विभाग में कहीं भी शिकायत मिलेगी तो उस ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर हम लोग डाल रहे हैं और उस कंप्लेंट का कहां अटका हुआ है, कहां निष्पादन हो रहा है, इसके भी सुनिश्चित कर रहे हैं। और जहां तक कॉल सेंटर की बात है, कॉल सेंटर का भी एमओयू साइन हो गया, उसका नंबर जो है पब्लिक डोमेन में आ गया। ट्रेनिंग ले रहे हैं कॉलर, 1 जून से वो भी प्रारंभ होने वाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्व विभाग उत्तरोत्तर प्रगति की ओर अग्रसर है। उसके बाद भी बहुत सारी शिकायतें, हम लोग शिकायतों की जांच भी करा रहे हैं और जांच ही नहीं करा रहे, जहां गड़बड़ी मिल रही है वहां कार्रवाई भी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, कोई कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं। आप लोग ऑनलाइन अपनी सेवाओं के लिए ऑनलाइन अप्लाई करिए। अप्लाई भी आप करते हैं 1-2 दुकान से, कहीं से भी देश दुनिया से कहीं से भी आप अपने सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीसीएलआर का कोर्ट भी हर महीने मॉनिटरिंग होता है, वो भी ऑनलाइन है और डीसीएलआर का भी निष्पादन की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है क्योंकि हम लोग समीक्षा कर रहे हैं, ऑनलाइन सेवाएं हैं, पता चलता है कहाँ क्या दिक्कत है और आपको शिकायत देते हैं मुझे, तो मुझे जिलों में और अंचल में भेजने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑनलाइन है, बटन दाबते हैं और सारे कागज आ जाते हैं कि आपने जो आवेदन दिया, जो कागज दिया, वो आपने ऑनलाइन दिया कि नहीं दिया। और एक निर्देश हम लोगों ने और दिया कि कोई भी अंचलाधिकारी मोटेशन का, जमाबंदी का सीधे रिजेक्ट नहीं कर सकता है। उसको रिजेक्ट करने के पहले उसको बुलाना होगा, उसका सुनना होगा और जो अगर कागजात की कोई कमी है तो उसको, अगर उनके पास कागज है तो वो लेके उसको करना पड़ेगा। और डीसीएलआर को भी निर्देश हम लोग दिए कि अगर डीसीएलआर के पास कोई सामान्य मामले हैं जो तुरंत उसका जमाबंदी हो जाना चाहिए तो प्रथम तारीख में ही उसको रिवर्ट बैक सीओ को करेगा। इसके कारण जो है आवेदन मतलब रिजेक्शन के मामले बहुत घटे हैं। 4th व्यूज, चौथा विचार।
बातचीत सिर्फ